वेलकम ऑन फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर के अगर हम 10 से 15 सेट लगा लेते हैं तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर के 10-15 सेट लगाते हैं तो पेपर कम से कम 60 से लेकर 80% तक रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन बस यही है कि आप सारे क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करें। ये जो हमारा पेपर है ये है जुलाई 2018 का है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। बस आपको जो वहाँ पर चूज़ करना है वो अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है कि आपने पेपर भरते टाइम कौन सी लैंग्वेज ली है। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो केवल आप इंग्लिश का ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने हिंदी लिया है तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश वाला जो व्यक्ति है वो केवल इंग्लिश का यूज़ कर सकता है, जबकि हिंदी के स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर में। अब हम बात करते हैं कि पेपर में जो हमारा क्वेश्चन है वो आएगा कैसे। तो पेपर टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और उस 40 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ट्रू फॉल्स में, मल्टीपल चॉइस में, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग में। अब हम बात करें तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही है। हम इंग्लिश में इसको सॉल्व करते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें हिंदी में पढ़ सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1, द ओरिजिनल ARPANET वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब ARPANET आया था तब वो कनेक्टेड कैसे था। मतलब स्टार्टिंग में ARPANET की अगर हम बात करें तो जब ARPANET स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नहीं होते थे। मतलब प्रोटोकॉल नहीं डेवलप किए गए थे। जब नेटवर्क बना, जब इंटरनेट बना स्टार्टिंग में, तब प्रोटोकॉल नहीं थे। जब नेटवर्क बढ़ता गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती गई, चीज़ें अपडेट होती गई, तब जाकर एक प्रोटोकॉल बनते गए, जिससे कि बाद में और भी ज़्यादा प्रोटोकॉल होते गए, और जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए, जो हमारे OSI लेयर पर काम करते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कैसे कनेक्ट है, तो यहाँ पर यही चीज़ पूछा गया कि स्टार्टिंग में ARPANET कैसे कनेक्ट था। तो हमारा आंसर होगा IMPS, यानी कि यहाँ पर IMPS के थ्रू ही हमारा जो स्टार्टिंग का ARPANET था वो क्या था, कनेक्ट था। अब यहाँ पर IMPS से मतलब आप ये नहीं निकालेंगे इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जो कि बैंकिंग टर्म में यूज़ होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर IMPS का मतलब क्या है, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर सिस्टम के थ्रू ही ARPANET स्टार्टिंग में डिवाइसों को क्या करता था, एक दूसरे से कनेक्ट करता था। पेपर, किसी भी पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ आपको उस चीज़ का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। केवल ट्रू फॉल्स कर लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। आप सोचिए, पहले समझिए कि उसमें ट्रू फॉल्स है तो क्यों है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.2 में। तो स्विचिंग इन इंटरनेट्स डन बाय यूजिंग डाटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट द। अगर हम बात करें कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पैकेट स्विचिंग है ये कौन सी लेयर पर होती है, तो आपका जो आंसर होगा पैकेट स्विचिंग कौन सी लेयर पर होती है, तो आपका आंसर है कि जो पैकेट स्विचिंग होती है वो नेटवर्क लेयर पर होती है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। पैकेट स्विचिंग कौन सी लेयर पर होती है, पैकेट स्विचिंग होती है हमारी नेटवर्क लेयर पर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 1.3 में। What layer in the TCP/IP stack is equivalent to the transport layer of the OSI model? तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम TCP/IP जो कि ग्रुप में काम करते हैं, तो OSI लेयर में जो ट्रांसपोर्ट लेयर के समांतर है क्या चीज़, TCP/IP स्टैक जो होता है इक्विवेलेंट टू ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो हमारा आंसर क्या होगा, होस्ट टू होस्ट। यहाँ पर जो स्टैक होते हैं TCP/IP समूह में काम करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, होस्ट टू होस्ट होता है।
डाटा की डिलीवरी एक फॉर्म होती है होस्ट टू होस्ट, पोर्ट टू पोर्ट, एंड टू एंड। वैसे तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो एंड टू एंड और पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करता है, लेकिन यहाँ पर जो ये डाटा भेजता है, मतलब यहाँ से जो कनेक्शन आगे जनरेट होता है वो नेटवर्क लेयर के लिए जनरेट होता है, जहाँ पर होस्ट टू होस्ट को प्रॉपरली सही तरीके से डन करा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, होस्ट टू होस्ट। यानी कि होस्ट टू होस्ट का मतलब क्या होता है, जब एक मशीन किसी दूसरी मशीन पर डायरेक्टली डाटा एक्सचेंज करती है, मतलब यहाँ पर डाटा का एक्सचेंज करने के लिए मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन कराया जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, होस्ट टू होस्ट। अगर यहाँ डिलीवरी वर्ड है तभी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का मतलब क्या होता है, व्हेन यू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन डायरेक्टली। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 1.4। तो यहाँ पर यहाँ पर 4 टाइम क्या है, www। इसका पूर्ण रूप यानी कि www स्टैंड्स फॉर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए में क्या है, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ वेब, ऑप्शन बी में वर्ल्ड वाइड वुमेंस वेब, ऑप्शन 3 में वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ऑप्शन 4 में वर्ल्ड वाइड वुमेंस वीक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5। अगर हम बात करें 1.5 की, तो 1.5 में क्या दिया है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। जैसे कि आईपी एड्रेस, सबसे पहले आईपी क्या होता है, जो किसी भी डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस देकर नेटवर्क पर सेपरेट करता है। आईपी का मतलब क्या होता है, आईपी इज़ आ एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस दैट प्रोवाइडेड टू एनी डिवाइस because of it considered और रिकॉग्नाइज यूनिकली ऑन नेटवर्क। मतलब कोई भी डिवाइस को जब आईपी एड्रेस दिया जाता है ताकि वो अपने यूनिक एड्रेस से नेटवर्क पर पहचानी जाए। लेकिन यहाँ पर आईपी की क्लास के बारे में पूछा है, तो आईपी क्लासें कितनी होती है टोटल, तो आईपी की जो टोटल क्लासें होती हैं वो हमारी 5 क्लासें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें ई, ऑप्शन ए में क्या है ई, तो ये भी होती है, क्लास सी भी होती है, क्लास डी भी होती है। तो यहाँ पर कौन सी क्लास नहीं होती, तो क्लास डी, यानी कि जो हमारे डी में ऑप्शन लिखा है वो क्या है, क्लास जी। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, डी, क्लास डी नहीं, ऑप्शन डी, यानी कि क्लास जी नहीं होती है। ठीक है, इसमें केवल 5 ही क्लास होती हैं। तब ये सब सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये आपको तैयार करने चाहिए। 1.6 की अगर हम बात करें तो 1.6 में क्या है, चूज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग्स। मतलब क्या है कि HTML में जब आप हेडिंग्स लिखते हैं, जो हमारा H1 या H2 टैग के थ्रू लिखा जाता है, तो उसमें से सबसे छोटी जो हेडिंग हमें लिखनी है वो कौन से टैग के थ्रू आप लिखेंगे, H6 के थ्रू लिखेंगे कि H1 टैग के थ्रू लिखेंगे, या फिर हेडिंग नाम का कोई टैग होता है या फिर हेडर नाम का कोई टैग होता है। तब सबसे पहले तो आपको हेडिंग टैग के बारे में ये पता होना चाहिए कि हेडिंग टैग यूज़ क्यों होती है। तो हेडिंग टैग का यूज़ हम करते हैं HTML में, और HTML में किया जाता है किसी भी वेब पेज को क्रिएट या फिर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है HTML। और HTML में अगर HTML के थ्रू अगर आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर वेब पेज पर आप हेडिंग को शो कराना चाहते हैं, तो जो आपका हेडिंग का अगर हम बात करें हेडिंग की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, H1 to H6। तो यहाँ पर बाई नंबरिंग जितना नंबर इंक्रीज़ होगा, हेडिंग का जो साइज़ है वो उतना ही डिक्रीज़ होगा। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी हेडिंग क्या होगी, H1, उससे छोटी H2। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ़ हेडिंग्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6। यानी कि H1 से लेकर हेडिंग कहाँ तक जाती है, H6 तक जाती है। और सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होगी, H1 होगी, और जो सबसे छोटी हेडिंग होगी वो क्या होगी, H6 होगी। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1.7 में, तो 1.7 में क्या है, विच इनबिल्ट मैथड रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो कोई वर्ड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज़ नोन एज वर्ड। जितने भी लेटर्स को कंबाइन करके कोई
वर्ड कोई अलग से जो बनाए जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज़ नोन एज वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, लेटर्स का समूह होता है, या फिर अगर हम कहें तो कैरेक्टर्स के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ड। किसी वर्ड में कितने लेटर हैं इस बात को जो रिकॉग्नाइज करता है वो जो वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस वर्ड, इसका मतलब है कि हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड में कितने कैरेक्टर हैं। अब सपोज दैट अगर हम बात करें डिवाइस की, तो डिवाइस क्या है, डिवाइस पूरा का पूरा एक वर्ड है। लेकिन अगर हम कहें कि डिवाइस में कितने कैरेक्टर या कितने लेटर हैं, तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि इसमें 6 लेटर हैं, जैसे कि DEVICE, ये सब क्या हैं, इनके लेटर्स हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम या फिर जो फंक्शन की बात की जा रही कि स्ट्रिंग की लेंथ को कौन रिटर्न करता है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, लेंथ फंक्शन। अब हम बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम के बारे में आपसे नहीं कहा गया, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रोग्राम मेंशन हो जाता कि आपको इसी में बताना है, जैसे आप एक्सेल में भी बता सकते हैं लेंथ, आप वर्ड में आप एक्सेल में बता सकते हैं, आप सी में बता सकते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट में बता सकते हैं, आप जावा में बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर किसी प्रोग्राम को नहीं दिया गया, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लेंथ फंक्शन के थ्रू, किसी भी इनबिल्ट मेथड के थ्रू जो है क्या कर सकते हैं, आप उसकी लेंथ ज्ञात कर सकते हैं, किसकी, किसी वर्ड की। 1.8 अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 1.8 जो कि है, सर्च इंजन्स आर एबल टू सर्च टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन किस टाइप की डाटा को या फिर किस टाइप के जो इंफॉर्मेशन है उनको सेंड करता है या फिर उनको अपलोड करता है, मतलब हमें जो सर्च इंजन के थ्रू प्रोवाइड होता है वो किस टाइप के डाटा हो सकते हैं। क्या वो डॉक्यूमेंट हो सकता है केवल, या वो केवल ऑडियो हो सकता है, या फिर वो केवल वीडियो हो सकता है, या फिर ये सभी हो सकते हैं। तो आपको पता है कि जब आप सर्च इंजन में कोई भी चीज़ डालते हैं तो आपको हर एक तरह का डॉक्यूमेंट मिलता है, मतलब आपको PDF फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट मिल जा रहे हैं, हो सकता है कि उनका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाए, वीडियो, या फिर आपको उनकी इमेजेस भी मिल जाए। तो जो डाटा होता है वो आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी होता है, ऑडियो फॉर्म में भी होता है और वीडियो फॉर्म में भी होता है। इसीलिए जो सर्च इंजन है वो किस टाइप के डाटा को प्रोवाइड करता है, ऑल ऑफ दी अबव। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर्स। सबसे पहले जो इसका आंसर होगा, यहाँ पर टोटल कितने आंसर हैं, 4। ऑप्शन ए में कॉपी राइट्स, ऑप्शन 2 में नो हाउ, ऑप्शन 3 में ट्रेड ड्रेस, ऑप्शन 4 में ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है, यहाँ पर जो इसका आंसर है वो होगा कॉपीराइट। लेकिन कॉपीराइट होगा क्यों, कॉपीराइट जैसा कॉन्सेप्ट तो कॉमर्स वगैरह में आता है, ये एक कॉमर्शियल वर्ड होता है। लेकिन कॉपीराइट का मतलब यहाँ पर इसलिए लगाना है क्योंकि पेपर में यहाँ IT में इसलिए पूछा गया है क्योंकि IT में भी चीज़ों को क्या करा जाए, IT में भी सॉफ्टवेयर्स को अपनी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आप क्या कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं। सपोज़ कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट ने अपना एक अलग क्या कराया है, कॉपीराइट कराया। कोई चैनल है, उस चैनल ने क्या कराया है, खुद का कॉपीराइट करवाया है। कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का जो डेवलपर है उसने उस चीज़ को क्या करा लिया है, कॉपीराइट करा लिया। कोई पर्टिकुलर ऐप बनी है, उस ऐप को किसी ने जिस डेवलपर ने या प्रोग्रामर ने बनाई है या फिर वो जिस कंपनी के थ्रू इशू हुई है उसने उसको क्या करा लिया, कॉपीराइट। क्योंकि अगर कॉपीराइट नहीं कराया जाएगा तो आपके आइडियाज़ के थ्रू जो आपने कंटेंट या फिर जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उस सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकता है कोई अदर बंदा। तो आपकी आइडियाज़ के थ्रू जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं तो उन पर आपका हक है, इसीलिए उनको कॉपीराइट करके उनको क्या कर दिया जाता है, आपके लिए सेव कर दिया जाता है ताकि आप उसको एज अ बिज़नेस पर्पस या फिर आप पर्सनल वे में भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का अगर हम IT सेक्टर में किसी चीज़ को कॉपीराइट कराते हैं तो वहाँ पर जो टर्म यूज़ होता है वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम B टैग व्हाट अदर टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। इसका मतलब है कि B टैग के अलावा या फिर B टैग के अतिरिक्त कौन सा अन्य टैग टेक्स्ट को बोल्ड करता है।
जैसे कि बी टैग HTML में हम क्यों यूज़ करते हैं, टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो वैसे ही बोल्ड करने के लिए एक जो और टैग यूज़ होता है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। ये छोटे छोटे टर्म है जो आपको कॉपी में नोट करने चाहिए, क्योंकि यही सब वापस से रिपीट होंगे। अब मल्टीपल चॉइस के 10 क्वेश्चन आएंगे और बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं अगले वो क्या होंगे, ट्रू फॉल्स। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। पेपर को हम इंग्लिश में सॉल्व करते हैं और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर साइड में हिंदी लिख के इसे पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ। अगर हम फर्स्ट ट्रू फॉल्स की बात करें 2.1 की, जावा स्क्रिप्ट इज़ लूजली टाइप लैंग्वेज। अब यहाँ पर लूजली वर्ड का मतलब लूजली और टाइटली वर्ड से नहीं लगाना है कि लूजली मतलब ढीला, टाइटली मतलब कसा। तो यहाँ पर लूजली वर्ड का मतलब क्या, वो लगाना है कॉमन टर्म या फिर अनकॉमन टर्म। इस टाइप की लैंग्वेजेस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज़ लूजली टाइप लैंग्वेज। तो लूजली टाइप लैंग्वेज क्या है कि जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज जहाँ पर आप अदर लैंग्वेज को सपोर्ट करा सकते हैं इसके साथ, या फिर इसको किसी अदर के साथ क्या करा सकते हैं, सपोर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HTML की, तो कि अगर हम बात करते हैं HTML की, तो HTML में भी अगर हमें कोई ऐसा कंटेंट चाहिए जो कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज से आएगा, तो हम वहाँ पर जावा स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या होती है, लूजली टाइप लैंग्वेज होती है, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, दूसरों के दूसरी लैंग्वेजेस के साथ एडजस्ट हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जावा स्क्रिप्ट इज़ आ लूजली टाइप लैंग्वेज। तो हमारा जो 2.1 है, जावा स्क्रिप्ट इज़ लूजली टाइप लैंग्वेज, यस, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2.1 जावा स्क्रिप्ट इज़ लूजली टाइप लैंग्वेज। तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रू। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.2 में, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाउनलोड। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट से जुड़े, हिंदी में देखिए आप, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलों की अंतरण की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो डाटा जहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन कौन से कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर से जो इंटरनेट पर जुड़ा हुआ है। और किस कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है, आपके कंप्यूटर में। तो अगर इंटरनेट से आप कोई भी डाटा डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम पे, तो उस प्रोसेस को डाउनलोड का प्रोसेस कहते हैं। और अगर आप कोई डाटा किसी दूसरे को देते हैं तब उस डाटा की अपलोडिंग होती है। तो जब आप डाटा रिसीव के फॉर्म में लेते हैं, जब डाटा आपके पास आता है तो उसे डाउनलोडिंग प्रोसेस कहते हैं। जबकि डाटा अगर आप किसी को सेंड करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, अपलोडिंग का प्रोसेस कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.3 में, डायनेमिक एड्रेस डज नॉट चेंज एवरी डे। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि डायनेमिक एड्रेस और स्टैटिक एड्रेस। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने जो IP एड्रेस है, अभी हमने वो IP एड्रेस की क्लासेस और उनके क्लासिफिकेशन, प्राइवेट और जो हमारे डायनेमिक एड्रेस है उनकी हमने रेंज नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रू फॉल्स में आप इतना जान लीजिए कि जो डायनेमिक वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है कोई चीज़ जो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर डायनेमिक एड्रेस की बात करें तो डायनेमिक एड्रेस इज चेंजेबल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हो, डज नॉट। तो जो डायनेमिक एड्रेस होता है वो क्या होता है, बदलता रहता है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 2.4 में, टू क्रिएट वेब पेजेस वी यूज़ अ टर्म कॉल्ड FTP। यहाँ पर क्या है, किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो क्या, FTP यूज़ होता है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हिंदी में, वेब पेज सृजित करने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे FTP कहते हैं। जैसे कि FTP का फुल फॉर्म आपको पता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो वेब पेज को जो क्रिएट करता है वो क्या होता है, हमारा वेब पेज को जो क्रिएट करता है वो हमारा क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम बात करें 2.5 की, तो अभी आपने कोई भी क्लास नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एड्रेस होते हैं। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको क्लासेस के बारे में, रेंज के बारे में, उन रेंज को फाइंड करना बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है 2.6 है, सर्च इंजन्स मेंटेन हैवी डाटाबेस ऑफ कीवर्ड एंड URLs।
तो सर्च इंजन एक ऐसे हैवी डाटा को मेंटेन करते हैं। मतलब सबसे पहले तो सर्च इंजन में हम अगर कुछ भी डालते हैं किसी वर्ड से, अगर सपोज़ हमें कोई वेबसाइट डालनी है या फिर हमें कोई वेबसाइट सर्च करनी है, लेकिन हमें उस वेबसाइट का एड्रेस नहीं मालूम है। ये एड्रेस का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर लिखा रहता है कि www.amazon.com, ये क्या है, उसका URL है, ये पूरा का पूरा उसका एड्रेस है। लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो हमने क्या डाल दिया, केवल हमने अमेज़ॉन डाल दिया, हमने डाल दिया कि शॉपिंग साइट डाल दी। इस टाइप की अगर हमने चीज़ें डाल दी तो हमारे पास बहुत सारी लिंक है। तो जो हम पर्टिकुलर किसी वर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ डालते हैं तो उसे कीवर्ड कहते हैं। लेकिन अगर हम उसका प्रॉपर एड्रेस डालते हैं उस चीज़ का तो उसको क्या कहते हैं, आप URL कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सर्च इंजन बहुत सारे डाटा को मेंटेन करके रखता है। तो हाँ, सर्च इंजन बहुत सारे डाटा को मेंटेन करके रखता है। अगर वो किसी वेबसाइट को अपलोड करता है अपनी साइट पर, तो वहाँ पर होता क्या है कि वो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड रखता है। वो सोचता है कि कोई व्यक्ति अगर उस चीज़ को फाइंड कर रहा है तो वो किस किस नाम से कर सकता है। सपोज़ यहाँ पर अमेज़ॉन है, तो अमेज़ॉन जो जब ये डेवलप हुई तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कीवर्ड डाले गए होंगे जिससे कि यूज़र उसको फाइंड कर ले। सपोज़ अमेज़ॉन अगर कोई डाले तो भी अमेज़ॉन आ जाए, कोई शॉपिंग वर्ड डाले तो भी अमेज़ॉन आ जाए, कोई अगर डालता है ऑनलाइन शॉपिंग तो वहाँ पर भी अमेज़ॉन आ जाए। तो जब कोई वेबसाइट होती है तो वहाँ पर वेबसाइट हो गई, ऐप हो गई और भी अदर चीज़ें हो गई या वीडियोस वगैरह हो गए, जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड होती है वहाँ पर कीवर्ड्स डाले जाते हैं। कीवर्ड्स इसीलिए डाले ही जाते हैं ताकि आपकी साइट उस चीज़ को क्या कर जाए, रैंक कर जाए, कि मतलब कोई यूज़र किस किस तरह से उसको खोज सकता है, कैसे कैसे उस चीज़ को सर्च कर सकता है। तो जब किसी चीज़ को सर्च करने के लिए कोई कीवर्ड जो बनाए जाते हैं वो सारे क्या, वो किसी सर्च इंजन की हैवी डाटा के रूप में बन जाती है। क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं ये कंटेन करके कौन रखेगा, सर्च इंजन। क्योंकि जब आप कोई वर्ड डालते हैं तो वो सर्च इंजन में डालते हैं, एड्रेस बार पे नहीं डालते जहाँ URL डालते हैं। अब हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सर्च इंजन मेंटेन हैवी डाटा बेस ऑफ कीवर्ड्स एंड URL। तो यस, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7। An attempt to make a computer resource unavailable to its intended users is called denial of service attack। इसका मतलब है एक कंप्यूटर साधन को उसके अभिप्रेत उपयोगकर्ता को अनुपलब्ध कराने के प्रयास को डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। तो हाँ, यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब अगर कोई भी चीज़, अगर कोई यूज़र एक्सेस कर रहा है और हम नहीं चाहते कि वो पर्टिकुलर उस चीज़ को एक्सेस कर सके, तो वहाँ पर जितने भी सर्विस या फिर जितने भी वहाँ पर लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं कि यूज़र उस चीज़ को एक्सेस ना कर पाए, तो इस जो टर्म को ही हम क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसके थ्रू वो सर्विस को ना ले पाए। यहाँ पर लिमिटेशंस वगैरह लगा दी जाती हैं जिससे कि यूज़र उस डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जहाँ पर रिसोर्सेज को अनअवेलेबल करा दिया जाता है, किसके लिए, यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। यही डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब ही होता है किसी चीज़ को प्रोवाइड ना करना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो 2.7 है ये ट्रू होगा। 2.8 पे अगर अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्या है 2.8। द मैथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड सिम्प्लेक्स। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन है कहाँ से, तो ये क्वेश्चन है हमारा ट्रांसमिशन मोड से। ट्रांसमिशन मोड कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स की होती है, सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टॉकिंग है, यानी कि जो ट्रांसमिशन है डाटा का, वो बोथ डायरेक्शन में होगा। मतलब डाटा को रिसीवर रिसीव भी कर सकता है और उस पर रिप्लाई भी कर सकता है, यानी कि सेंडर रिसीवर दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा, बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, लेकिन एक समय में एक ही होगा। तो इसको हम सिम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत, क्योंकि सिम्प्लेक्स में केवल सेंडर की तरफ से डाटा जाता है और रिसीवर केवल रिसीव करता है, उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ये हमारा ये जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में ही डाटा का जो ट्रांसमिशन है वो बोथ डायरेक्शन से होता है, बट सेम टाइम पर नहीं हो सकता है। मतलब एक टाइम पर ओनली डायरेक्शन एट अ टाइम, मतलब वन डायरेक्शन वन टाइम, ठीक है, यानी कि वन डायरेक्शन से एट अ टाइम ही होगा। लेकिन सिंप्लेक्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो करेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है हाफ डुप्लेक्स। ये वाला हमारा आंसर क्या हो, मतलब ये वाला ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। माइम स्टैंड फॉर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको प्रोटोकॉल्स या फिर बहुत सारे ऐसे टर्म मिलते हैं जहाँ पर आपको उस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है और आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसीलिए आपको जो है हर एक चीज़ का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे UDP हो गया, TCP हो गया, FTP हो गया, SMTP हो गया, POP हो गया, POP जिसको हम कहते हैं, और HTTP हो गया, HTTPS हो गया, URL हो गया। ये सब का आपको क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होने चाहिए। तो माइम का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो यहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल सही इसका स्टैंड्स फॉर में मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जो कि इसका फुल फॉर्म है, ये राइट है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट ट्रू फॉल्स में 2.10 में। अ पीस ऑफ मॉलवेयर दैट अपीयर्स टू बी बिगिन or useful but actually causes damage to the system or allow another to gain access to the system is called a trojan। तो यहाँ पर क्या है, मॉलवेयर का वह अंश जो हितैषी या उपयोगी प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में सिस्टम को क्षति पहुँचाता है या दूसरे को सिस्टम में प्रवेश की अनुमति देता है, उसे ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, जब आप इंटरनेट पर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे लुकिंग वाइज बहुत ही अच्छे अच्छे पेजेस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके पास गेम आते हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं और वहाँ पर आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करा ली जाती है, या फिर पर्टिकुलर किसी एक लिंक में ही वायरस, यानी कि किसी एक लिंक पर, या फिर अगर हम बात करें एग्जीक्यूटेबल फाइल में अगर वो वायरस है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपका जो कंप्यूटर है वो वायरस की चपेट में आ जाता है, जिससे कि आप इंटरनेट पे ऐसी साइट पर ना जाएं जिसके बारे में आपको अच्छे से पता ना हो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल ना करें जिसके बारे में आप ना जानते हो। पर्टिकुलर सपोज दैट आपको कोई गेम खेलना है, वो गेम आपको ट्रायल पर मिल गया, 3-4 दिन के लिए आपने वो गेम खेला, आपको बहुत अच्छा लग गया, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर चौथे दिन उसने कह दिया कि आप ट्रायल पर नहीं मिलेगा, अब आपको अपनी ID लॉगिन करनी पड़ेगी, आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ का, आपको और बहुत सारी आपसे इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए है कि बेटर है कि आप अच्छे अच्छे गेम को देख के उसकी तरफ आकर्षित ना हो, और कहीं भी आपसे अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए फालतू की जगह या फालतू की वेबसाइट पर, तो आप उसको ना दें। जहाँ पर आपको लगे कि ये ट्रू वेबसाइट है वहीं पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड या फिल करिए। तो यहाँ पर क्या हो कि मॉलवेयर एक ऐसा मॉलवेयर होता है जो स्टार्टिंग में दिखता तो है कि बहुत अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बट जो बैकग्राउंड में होता है वो क्या होता है, वो आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से एक्सेस कर सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रोजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायरस के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो यहाँ पर ये जो वायरस का टाइप है जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे और आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड गुड फॉर योर सिस्टम एंड ऑल्सो फॉर यू, बट इन रियलिटी दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगता है, बहुत यूज़फुल लगता है, लेकिन वास्तव में ये आपके कंप्यूटर को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। डैमेज करने का मतलब क्या है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर ये नहीं कि किसी हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कुल मिलाकर मतलब क्या है कि ये एक तरह का आपके कंप्यूटर का को पूरी तरह से देख सकता है, पूरी तरह से क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर लेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कि हार्डवेयर ख़राब हो गया, सॉफ्टवेयर का, वो तो एक अलग की बात हो गई, क्योंकि वायरस में यही सब होता है। लेकिन ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से उस पर नज़र रख लेता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है, वो है हमारा मैचिंग। तो यहाँ पर पेपर में मैचिंग भी कितने नंबर की आएगी, तो मैचिंग भी हमारी आएगी टोटल 10 नंबर की।
फ़िलहाल तो ये हिंदी है, हम इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश में हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो PDF में इसको लेकर हिंदी में देख सकता है। हमारा फर्स्ट जो मैचिंग है 3.1 एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम बात करें एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की तो इसी को हम यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी आंसर आपको लगता है तो सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स में आप OMR शीट को फिल कर दीजिए। आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स में OMR को फिल कर दीजिए, लेकिन कभी भी आप फिल इन द ब्लैंक्स में और मैचिंग में OMR को फिल तुरंत मत करिए। जब तक आपको सारे आंसर न मिल जाए तब तक आप बिल्कुल भी मत फिल करिए। जब तक आंसर का मतलब ये नहीं कि आपको एक आंसर नहीं आ रहा तो आप पेपर में OMR शीट को खाली करके चले आएंगे। जब तक का मतलब क्या है कि अगर आपको 5 आ रहा है तो 5 पहले पूरे 5 आ जाएं तब, या 10 की आप मैचिंग करा रहे तो पूरे 10 की कर लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आंसर आप चूज़ करते हैं वो आंसर होता तो है सही, लेकिन नीचे अगर आपको पता चलता है कि उस आंसर उसके लिए उससे पास का भी एक आंसर था, मतलब उससे ज़्यादा किसी दूसरे आंसर को आप इम्पोर्टेंस दे सकते थे। और पेपर में भी यही सब सेट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हैं पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही आप वहाँ पर OMR भरिए, क्योंकि वहाँ काटा पेटी नहीं कर सकते आप। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो हमारा यहाँ पर जो ट्रू होगा वो हमारा क्या होगा, F नंबर का ऑप्शन, यानी कि XML। XML का मतलब ही होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर जो हमारा E होता है वो हटा दिया जाता है, जिससे कि X का मतलब क्या बना दिया जाता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, F। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की, तो यहाँ पर जो E है उसको यहाँ पर नहीं लिया गया है और X का मतलब ही यहाँ पर निकाला जाता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो हमारा आंसर क्या होगा, F, XML। नेक्स्ट 3.2 में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बनाएं तो क्या होता है, TCP होता है। और इंटरनेट का जो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बताते हैं तो वो क्या होता है, हमारा IP होता है। और ये दोनों ही एक साथ काम करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि इट वर्क्स विद ईच अदर इन अ ग्रुपिंग फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर भी होगा वो कैसे होगा, ग्रुपिंग फॉर्म में ही होगा। जैसे कि हमारा आंसर H में दिया हुआ है TCP/IP। 3.4 में मार्कअप टैग टेल्स द ब्राउज़र। अब मार्कअप टैग जो कि हमारा किस में यूज़ होता है, HTML में यूज़ होता है। तो HTML में ये जो यूज़ होता है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बात करें तो ये कैसे, मतलब HTML में ये करता क्या है। तो HTML में ये हमें ये बताता है कि हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज। जो आप टैग लगाते हैं इसका मतलब होता है कि आपको करना क्या और कैसे लगाना है। सपोज़ हमने B टैग लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा कंटेंट है वो किस में आए, वो हमारा बोल्ड टैग में आए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3.4 की, सॉरी 3.4 तो हमारा हो गया। 3.5 की रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ऑफ द नंबर्स वैल्यू। अगर हम बात करें रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ये फंक्शंस होता है जो क्या करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए कि उसमें कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, M हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में 3.6 में वेब स्टैंडर्ड बिल्ड बाई। तो अगर हम वेब स्टैंडर्ड की बात करें तो वेब स्टैंडर्ड क्या होता है, तो वो वेब स्टैंडर्ड बिल्ड का मतलब ये होता है कि ये जो www है, यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ऐसा तो है ना कि एक बार बन गया अब इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को अप टू डेट करने के लिए, इस चीज़ में नई चीज़ें करने के लिए यहाँ पर अभी भी लगातार काम होते रहते हैं। हर एक चीज़ को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई कमेटी बनी होती है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, कोई ना कोई कंपनीज उस पर क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। तो वेब जो स्टैंडर्ड बिल्ड बाई यहाँ पर क्या होगा, W3C। इसका मतलब क्या होता है कि WC3 का मतलब होता है जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये क्या करता है, ये एक तरह का मतलब एक तरह का ग्रुप होता है।
एक तरह का क्या होता है, ये ग्रुप होता है, या फिर एक तरह का हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस ही होता है, जहाँ पर क्या होता है इस चीज़ को बिल्ड किया जाता है, मतलब इसको बनाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर W3C का यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब ये ये जो WC3 है, इसको फिर से ध्यान से समझ लो। मतलब ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर WWW पर काम किए जाते हैं, उनके स्टैंडर्ड को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, उसको क्या किया जाता है, अप टू डेट किया जाता है। मतलब इसी को बनाने के लिए ही ये बना हुआ है WWW को। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 3.7 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ IP एड्रेस दैट कैन बी असाइंड टू होस्ट ऑन अ लोकल सबनेट दैट यूजेस दिस सबनेट मास्क। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपने अभी IP एड्रेस की क्लासेस पढ़ी हैं कि ये 5 होती हैं और कौन सी क्लास की क्या रेंज होती है। लेकिन यहाँ पर इसमें बहुत सारे सबनेट होते हैं जिनको कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। इसका एक वीडियो आगे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप इस आंसर को क्या कर दीजिए, पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। हाउ लॉन्ग इज़ एन IPv6 एड्रेस। तो IPv6 हमारे पास दो तरह के IP एड्रेस होते हैं। एक IP4 होता है, वी का मतलब क्या होगा, वर्जन, IP4 वर्जन होता है, और IP वर्जन 6 होता है। तो IP4 की कितनी होती है, IP4 का जो होता है वो कितना होता है, 32 बिट्स होता है, जबकि IP6 जो होता है वर्जन वो कितना होता है, 128 बिट्स का होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर IPv6 की जगह IPv4 आ सकता है, बिट्स की जगह आपका बाइट लिख कर आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। और हमारा क्या है नेक्स्ट, हाँ, अ फाइल वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू द, मतलब कि फाइल वायरस खुद को जो फाइल में वायरस होता है वो अटैच होता है इटसेल्फ टू द, किसके साथ अटैच होता है, जब देखिए कोई भी फाइल के साथ सपोज अगर कोई वायरस है तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप उसको एग्जीक्यूट फॉर्म में नहीं लेंगे। एग्जीक्यूट फॉर्म का मतलब क्या है, सपोज आपके पास कोई मैसेज आया, कोई लिंक आई आपके पास, उस लिंक में सपोज आपके ग्रुपिंग में कोई लिंक आई कि अब उसमें एक वायरस अटैच है, तो जब तक आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो लिंक आपके कंप्यूटर में काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो जिस वेब सर्वर पर वो लिंक आपको लेके जाता है, मतलब जो पेज खुलता है वहाँ पर तुरंत उस पेज को आपका प्रोसेसर क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। इसीलिए वो आपके कंप्यूटर का एक पार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि फाइल वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल। हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ई। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट मैचिंग में। प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल। प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ प्रोवाइडेड फ्रीली। मतलब यहाँ पर क्या था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनको अलग से या फिर कोई व्यक्ति उनको क्या कर सके, डेवलप कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो सोर्स होते हैं, जो कोड होते हैं, जो सिंटैक्स होते हैं, वो ओपन होते हैं फॉर पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर होगा जी, ओपन सोर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट 4 क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 4.1 का TCP इज़ प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले TCP क्या होता है, TCP एक प्रोटोकॉल होता है। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आंसर हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन हमने क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग पूरा कर लो, उसके बाद ही आप उसमें शीट में OMR में फिल करिए। अब जैसे आपने पहले ब्लॉक में देख लिया, दूसरे में देख लिया, तीसरे में देख लिया, लेकिन आपको तीसरे में एक वर्ड दिख रहा है स्ट्रीम ओरिएंटेड। तो TCP क्या होता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, मतलब एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। तो स्ट्रीम ओरिएंटेड जब आप किसी चीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वैसे तो लाइव स्ट्रीमिंग में जो यूज़ होता है वो आपका UDP होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम वर्ड केवल यूज़ हो रहा है कि स्ट्रीम को लगातार करने के लिए जो ओरिएंटेड होता है वहाँ पर क्या होता है, आपका TCP होता है, क्योंकि TCP क्या होता है, ओरिएंटेड होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर आंसर लिखा होता है स्ट्रीम लेस, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कि वो कह रहा है कि कनेक्शन लेस। तो TCP इज़ अ
कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन वर्ड यूज़ ना करके क्या कहा गया है, स्ट्रीम ओरिएंटेड। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 4.1 का आई होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो HTML टैग फॉर क्रिएटिंग लाइन ब्रेक इज, तो HTML टैग में लाइन को ब्रेक करने के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, BR यूज़ करते हैं कि HR का यूज़ करते हैं। तो HR का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है, और BR का यूज़ कब करते हैं, जब हमें वेब पेज में लाइनों को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, कि हमारा जो कंटेंट है वो इस लाइन से ना कर नेक्स्ट लाइन पर आए। तो हम जिस टैग का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, BR टैग। तो हमारे यहाँ पर 4.2 का आंसर क्या होगा, A, BR टैग। 4.3 में हम देखते हैं क्या है, ऑल्सो नोन एज वेब रोबोट। वेब रोबोट, अब देखिए यहाँ पर वेब रोबोट का हमारा आंसर क्या होगा, जैसे कि हमारा एक आंसर है J में www बॉट, और एक है हमारा E में इंटरनेट बॉट। तो यहाँ पर जो वेब रोबोट होता है वहाँ पर आपको www के साथ नहीं जाना है, क्योंकि www आपको बहुत ही ज़्यादा सही लगेगा, लेकिन वो बहुत ही गलत है। सबसे पहले तो आपको आंसर में लगाना क्या है, इंटरनेट बॉट। तो इंटरनेट बॉट इज़ ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड वेब रोबोट। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4.3 का हमारा आंसर होगा E। 4.4 पे आते हैं, URL स्टैंड्स फॉर। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का जो फुल फॉर्म होता है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ये कोई किसी को, अगर ये आंसर किसी से छूट जाए तो समझ लो फिर उसका तो क्या बताएं। अब अगर ये आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यू से तो ऐसा कोई अलग से ऑप्शन में भी नहीं है। तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर अब हम बढ़ते, तो हमारा जो 4.4 का है वो क्या है, आंसर B। 4.5 में अगर हम देखें तो 4.5 में क्या है, 4.5 की अगर हम बात करें, अन अल्टरनेटिव ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज़ प्लेटफॉर्म इज। तो विंडोज़ की प्लेटफॉर्म पे जावा स्क्रिप्ट जैसी ही एक लैंग्वेज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, VB स्क्रिप्ट कहते हैं। तो VB स्क्रिप्ट जो अल्टरनेटिव लैंग्वेज के लिए यूज़ की जाती है, किसके लिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए। और VB स्क्रिप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 4.5 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा F, VB स्क्रिप्ट। 4.4 का क्या है, हाँ 4.5 का जो हमारा आंसर होगा वो F होगा। 4.6 में आते हैं, दैट डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरस एक्सप्लिसिटी डिजाइंड टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होते हैं, स्टील्थ वायरस होते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है 4.6 में, मतलब ये क्या कह रहा है कि वायरस जो खुद को लाते हैं और डिज़ाइन में शामिल होते हैं डिटेक्शन, लेकिन इनका किया किसके द्वारा जाता है, एंटीवायरस के थ्रू किया जाता है। तो ये छिपे हुए सॉफ्टवेयर होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्टील्थ वायरस। तो हमारा जो आंसर होगा 4.6 का वो क्या होगा, L, स्टील्थ वायरस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4.7 में, दैट टैग इज एन extension of HTML that can enclose any number of JavaScript statement। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्रिप्ट, BR रोबोट, और क्या है, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा स्क्रिप्ट होगा। स्क्रिप्ट आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट आंसर जो है वो हमारा लिखा हुआ है C में। अब टैग, अब यहाँ पर मतलब क्या होगा, इनक्लोज एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो जावास्क्रिप्ट जो हमारा स्टेटमेंट होता है वहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी पास कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें जो टैग होता है वो उसके कौन सा यूज़ होता है, स्क्रिप्टिंग का टैग यूज़ होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, 4.8 में, द टैग प्रोवाइड मेटा डाटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कौन सा टैग होता है जो मेटा डाटा प्रोवाइड करता है। मेटा डाटा जो टैग होता है इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा K आंसर, मेटा टैग। लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ एक्चुअली में ये जो दिखता तो नहीं है वेब पेज पर, लेकिन ये वेब पेज के बारे में जो जानकारी रखता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटा टैग कहते हैं।
तो मेटा टैग का मतलब ये होता है कि ये किसी भी वर्ड को या किसी कंटेंट को वेब पेज पे शो कराने के लिए ना होकर उस वेब पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, कि उसका डेवलपर कौन है, यूज़र कौन है, क्या कितना बाइट है, क्या है। तो ये सब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेटा टैग का यूज़ किया जाता है, ना कि किसी भी कंटेंट को वेब पेज पर शो कराने के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4.8 का के। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SMTP बाय डिफ़ॉल्ट यूजेज TCP पोर्ट। तो TCP का ये कौन सा पोर्ट यूज़ करता है? हर एक पोर्ट का अपना एक नंबर होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर एक पोर्ट का अपना एक अलग अलग नंबर होता है। तो यहाँ पर नंबर से रिलेटेड तो केवल एक ही आंसर है, जी। और ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जी, यानी कि 25 होता है। वैसे ही अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे FTP का 20 या 21 इस हिसाब से होता है। फिर से वह 4.10 FDDI यूज्ड टाइप ऑफ फिजिकली टोपोलॉजी। FDDI जो हमारा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। तो ये कौन सी टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है? तो स्टार टोपोलॉजी में हम इसका यूज़ करते हैं। हम किस में करते हैं इसका यूज़ करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी में। तो आज के जो हमारा पेपर था लास्ट ईयर का, वो क्या था, हमारा जो लास्ट ईयर का हमारा पेपर था वो था 2018, और कौन से सेशन का था, जून के सेशन का था। तो आपको ये पूरे क्वेश्चन लगाने हैं, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर समझा पाना बहुत मुश्किल है। इनके लिए एक क्लास अलग से लगाई जाएगी। ये देख लीजिए इनका थोड़ा सा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लीजिए HTML में बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता है। और ये नेटवर्क टोपोलॉजी, तो उसके बाद मेटा सर्च इंजन क्या है, इस टाइप के। तो फ़िलहाल तो हमने ये 40 नंबर कवर कर लिए हैं आज के वीडियो में। और जो क्वेश्चंस नहीं कराए गए हैं उनका अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि उनको इसमें समझाना बहुत मुश्किल है। आज की हमारी इतनी ही क्लास है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।